सके तथा इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी पूरा पूरा आदर सम्मान मिल सके। इसलिए इनके ऐसे दिखावटी कृत्यों से, कार्यशैली से जहाँ SC, ST, OBC, मुस्लिम व अन्य अकलियत समाज के लोगों का भला होने वाला नहीं है, बल्कि इन वर्गों के इसके साथ साथ अपनी पार्टी को BSP सदस्यता के जरिए आर्थिक तौर पर मजबूत भी बनाना बहुत जरूरी है। और इस मामले में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी अपने संगठन को चलाने व चुनाव आदि लड़ाने के लिए भी कांग्रेस, BJP व अन्य विरोधी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों व धना सेठों आदि से आर्थिक मदद नहीं लेती है, बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से व उनके सामर्थ्य के हिसाब से थोड़ी थोड़ी आर्थिक मदद लेकर तब अपनी पार्टी के संगठन को चलाती है तथा चुनाव आदि भी लड़ाती है, जो विरोधी पार्टियों को अच्छा नहीं लगता है। साथ ही BSP को कमजोर करने के लिए खासकर कांग्रेस, BJP व अन्य पार्टियों द्वारा आए दिन जो किस्म किस्म के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। और खासकर यहाँ की जो वर्तमान सरकार है उससे भी जरूर आपको सावधान रहना है। और इस संबंध में सावधानी के तौर पर यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी, देश के जिन जिन राज्यों में हमारी पार्टी मजबूत हो रही है, देश के जिन जिन राज्यों में हमारी पार्टी मजबूत हो रही है, तो वहाँ विरोधी पार्टियों ने पर्दे के पीछे से विशेषकर दलित व अन्य कमजोर वर्गों में से स्वार्थी किस्म के लोगों को इस्तेमाल करके तथा उनके जरिए अनेकों दलित एवं पिछड़े वर्ग के संगठन व छोटी छोटी पार्टियां भी काफी बनवा दी गई हैं, ताकि चुनाव के दौरान वे अपने हिसाब से, यानी कि विरोधी पार्टियां अपने हिसाब से BSP की मजबूत सीटों पर खासकर दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार उतारकर उनका वोट बांट सके, जिससे फिर हमारी पार्टी चुनाव में अपना उम्मीदवार न जिता सके तथा फिर ये पार्टी, यानी कि हमारी पार्टी सत्ता से दूर बनी रहे। एक ये भी षड्यंत्र विरोधी पार्टियों का चल रहा है, और ये सब हमें आपके स्टेट में भी काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है, जिससे आप लोगों को जरूर सचेत रहना है। अर्थात आपको अपना वोट कतई भी बांटना नहीं है, जबकि BSP के खासकर दलित बेस वोट को तोड़ने के लिए अब सभी विरोधी पार्टियां इनके मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती एवं पुण्यतिथि पर किस्म किस्म के कार्यक्रम आदि करके खूब नाटक करती रहती हैं, जिनको यहाँ के जातिवादी लोग व उनकी पार्टियां उनके जीते जी बिल्कुल भी आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते थे। और खासकर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, जिन्होंने देश का संविधान बनाया है, उनको भारत रत्न की उपाधि तक से भी सम्मानित नहीं किया था। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी लंबे अरसे तक सेंट्रल की सत्ता में रही। हमारे लोगों ने आंदोलन किया, मांग की कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए, लेकिन कांग्रेस ने आप लोगों की इस डिमांड को नहीं माना। और कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए अपनी सत्ता में, यानी कि कांग्रेस जब सेंट्रल में थी तो सत्ता में रहते हुए बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया था। इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार में ही पिछड़े वर्ग की आरक्षण से संबंधित मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी, जिसे भी इनकी सरकार ने लागू नहीं किया था। तब फिर BSP ने अपने अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री BP सिंह की सरकार से उनसे इसे पहले लागू करवाया था
उस समय जब श्री बीपी सिंह की सरकार सेंटर में बनी, उनके नेतृत्व में, तो हमारी पार्टी के पहली बार कुछ मेंबर पार्लियामेंट जीत कर आए थे। खाता खुला था पार्लियामेंट में और मैं भी मेंबर पार्लियामेंट बनी थी, लोकसभा में मैं चुनकर आई थी। तो उस समय श्री बीपी सिंह ये चाहते थे कि माननीय श्री कांशीराम जी को उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि आपकी पार्टी सरकार में शामिल हो और हम मायावती को जो आप चाहे हम बड़ी मिनिस्ट्री देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमने माननीय श्री कांशीराम जी ने श्री बीपी सिंह को ये कहा कि हमें आपके मंत्रालय कोई भी नहीं चाहिए, हमें केवल 2 काम चाहिए आपसे। एक तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से आप सम्मानित कर दो, और दूसरा जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाली है उसको लागू कर दो, हमें आपका मंत्रालय नहीं चाहिए। श्री बीपी सिंह जी ने हमारी इस 2 बातों को माना, शर्तों को, और तभी फिर उनकी ही सरकार में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने इनको लोकसभा, आप लोगों को ये मालूम है कि कांग्रेस ने तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके खिलाफ और सभी हिंदूवादी ताकतों को इकट्ठा करके कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को लोकसभा में जीतकर सीधा नहीं जाने दिया था। इतना ही नहीं, बल्कि बाबा साहब के देहांत के बाद इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक माननीय श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर उस समय केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था, राष्ट्रीय झंडे नहीं झुकाए थे। हालांकि इन सब मामलों में बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियां भी कोई कम नहीं रही हैं, जो अब सरकारी कार्यों को भी अधिकांश प्राइवेट सेक्टर को ही देकर इनके आरक्षण को ही धीरे धीरे खत्म करने में लगी हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अभी तक भी इनके लिए अलग से कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। खासकर SC व ST के कर्मचारियों को अब पदोन्नति में आरक्षण का भी पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ में इन वर्गों के लिए केंद्रीय व राज्य स्तर पर घोषणाएं तो खूब की जा रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में उनका बहुत कम लाभ ही इन्हें मिल पा रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि पूरे देश में अब इन वर्गों के लोगों को ऐसी सभी विरोधी पार्टियों के कतई भी बहकावे में नहीं आना है। और आप लोगों को यहाँ की जो वर्तमान राज्य सरकार है तो वो तो आप लोगों को गुमराह करने के लिए तो नंबर 1 पर है, किस्म किस्म के नाटक करने में माहिर है, लेकिन आप लोगों को इनके बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है। और इन्हें आप लोगों को केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को ही मजबूत बनाकर उसे कामयाब बनाना है, जो कहने में बहुत कम व कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। अर्थात बीएसपी की कथनी व करनी में कभी कोई अंतर नहीं होता है, यानी कि बीएसपी जो कहती है उसे करके भी दिखाती है। आप लोगों को ये मालूम है यूपी में 4 बार हमारी सरकार बनी। हमने सरकार बनाने से पहले जब हम चुनाव में गए, असेंबली के चुनाव में, हमने दूसरी पार्टियों की तरह कोई अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। हमने कहा हम पावर में आ जाएंगे तब हम अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे, हम क्या करना चाहते हैं। हमने 4 बार कोई अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया और जब सत्ता में आ गए फिर हमने बता दिया कि हम क्या करना चाहते हैं। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ आपके तेलंगाना स्टेट में जब भी विधानसभा के आम चुनाव होते हैं, आप लोगों को मालूम है कुछ महीने का बाकी बचे हैं, तो तब फिर यहाँ आपको अपने स्टेट में भी
भी अपनी पार्टी को सत्ता में लाने का हर संभव पूरा प्रयास करना है। लोग उसके बाद लोकसभा के आम चुनाव होंगे। लोकसभा आम चुनाव में भी आपको अपने प्रदेश से पार्टी के ज्यादा से ज्यादा सांसद जिता कर लाने हैं, मेंबर पार्लियामेंट जिता कर लाने हैं। वैसे आज आपकी ये जो भीड़ है और भीड़ के जोश को भी देखकर मुझे ऐसा जरूर लग रहा है कि इस बार आप लोग अपने प्रदेश से लोकसभा का आम चुनाव बाद में होगा, लेकिन लोकसभा आम चुनाव के साथ साथ विधानसभा जो पहले विधानसभा का आम चुनाव होगा, तो विधानसभा आम चुनाव में भी अपनी पार्टी का यहाँ बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे तथा अपनी पार्टी की यहाँ हर हालत में जरूर सरकार बनाएंगे। यहाँ अपनी पार्टी की हर हालत में यह जरूर सरकार बनाएंगे और सरकार बनने पर फिर यहाँ आपको पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री हर मामले में काबिल व मिशनरी कार्यकर्ता को ही बनाया जाएगा। ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। अर्थात फिर आपके स्टेट का आज मैं एडवांस में डिक्लेयर भी कर रही हूँ, आपको बता भी रही हूँ, घोषित भी कर रही हूँ। अर्थात जब हमें यह सरकार बनाने का मौका मिलता है तो फिर आपके स्टेट का मुख्यमंत्री यहाँ बीएसपी के स्टेट अध्यक्ष श्री RS प्रवीण कुमार को ही बनाया जाएगा, जो अपनी आईपीएस की बड़ी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर वह VRS लेकर अब पूरी मिशनरी भावना से यह अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में लगे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि ये इस पद पर आसीन होकर फिर यूपी की तरह ही यहाँ अपने लोगों का हर स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही ये यूपी की तरह ही जहाँ अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी पूरे दिल से आदर सम्मान देंगे। और इसके लिए आपके केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर श्री राम जी गौतम भी मेरे दिशा निर्देशन में यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अपनी पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में व आर्थिक तौर पर मजबूती देने में भी पूरे जी जान से लगे हैं। मुझे ये मालूम है कि हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट के साथ साथ यहाँ पर लोकल जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं वो भी यहाँ पार्टी को मजबूत बनाने में पूरे जी जान से लगे हैं। उनसे भी मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि वे यहाँ के स्टेट में होने वाले विधानसभा आम चुनाव, पहले विधानसभा का आम चुनाव होगा कुछ ही महीने में, यहाँ आपके स्टेट में होने वाले विधानसभा आम चुनाव व इसके बाद लोकसभा आम चुनाव में भी अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाने में अपना पूरा योगदान देंगे। तन मन धन से पार्टी को मजबूत बनाएंगे। ये मेरी यहाँ के जो पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं और हमारे केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं उनसे मेरी पुरजोर अपील है। आप सभी लोगों से, कार्यकर्ताओं से भी, सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों से भी अपील है कि कोई भी काम कठिन नहीं होता है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप ये तहिया कर ले कि हमें यहाँ के वर्तमान स्टेट गवर्नमेंट को हमें सत्ता से बाहर करना है। जो ये सपना देख रहे हैं कि हम बाबा साहब का संविधान बदल देंगे, आप लोगों को आप लोगों को इस लायक उनको नहीं छोड़ना कि वो संविधान बदलने के लायक हो। उनको सत्ता से बाहर करके आप लोगों को सत्ता पर काबिज होना होगा। आपको मेहनत करनी होगी। यूपी में भी वहाँ के लोगों ने बहुत मेहनत की। आप लोगों को ये मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को लगता होगा कि यूपी में बीएसपी अब थोड़ा कमजोर क्यों हो रही है। बीएसपी कमजोर नहीं हो रही है। वहाँ पर जब तक उत्तर प्रदेश में बैलेट पेपर से चुनाव होता रहा, हमारी पार्टी का जनाधार आगे बराबर बढ़ा। और जब से चुनाव ईवीएम से हो रहा है तो समझ में नहीं आ रहा हमारा वोट कहाँ चला गया है।
तो उसमें काफी हेरा फेरी की है, धांधली ये की जाए। पहले कांग्रेस करती थी, अब बीजेपी कर रही है, स्थानीय पार्टी भी कर रही है। लेकिन जब ये लोग ईवीएम में धांधली करते हैं, कभी कभी धांधली करने वाले लोग जिनको ये इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी उनका सिस्टम फेल भी हो सकता है। इसलिए आप लोगों को ठंडे होकर नहीं बैठना है, तो चाहिए ईवीएम से कराएं, कुछ भी करें, आप लोगों को हर प्रकार की तैयारी करके तो यहाँ पर अपनी सरकार बनाना बहुत जरूरी है। आप लोगों को मालूम है यहाँ की कुछ स्थानीय समस्याएं थी। जब आंध्र प्रदेश आपका पड़ोसी स्टेट है, तो जब ये तेलंगाना उसी का हिस्सा था, तो तेलंगाना के लोग ये स्ट्रगल कर रहे थे, इस क्षेत्र के लोग, कि उनका अलग से स्टेट बनना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी पहली पार्टी थी जिसने पार्लियामेंट में पूरी दमदारी से आवाज उठाई और ये कहा कि तेलंगाना अलग से स्टेट बनना चाहिए। और इसके समर्थन में हमने पूरी तैयारी के साथ जब बिल आया तो हमने पूरा सपोर्ट किया, उसके समर्थन में वोट दिया। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपके तेलंगाना में जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग बड़ी तादाद में हैं। आदिवासी लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब है, दलितों की भी हालत काफी ज्यादा खराब है, पिछड़ों की भी। नौजवान लोग इधर बेरोजगार है, यहाँ पर भर्ती होती है, धांधली होती है, भर्ती में घपला होता है, और जब लोग आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज को दबाने का पूरा प्रयास किया जाता है। हमारे लोग जब मैदान में आते स्ट्रगल करते हैं, तब ये जांच बिठाते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि आप लोगों को रोटी रोजी के साधन मिले। आप लोगों की जो अन्य स्थानीय समस्याएं हैं उनका समाधान हो, ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं। चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या यहाँ की स्थानीय पार्टियां हो, वो बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि यहाँ पर जो दबे कुचले लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं, अपने पैरों पर खड़े हों। तो मेरी आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग यदि चाहते हैं मान सम्मान की जिंदगी बसर करना, स्वाभिमान की जिंदगी बसर करना, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, अपने संतों, गुरु और महापुरुषों को यूपी की तरह आदर सम्मान देना चाहते हैं, आप लोग जुर्म जाति से निजात पाना चाहते हैं, कितना बुरा हाल है अपने लोगों का। एक IAS ऑफिसर जाके बिहार में नौकरी करता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद जो हत्या में शामिल होता है, वहाँ के वर्तमान राज्य सरकार उसको रिहा कर देती है। लेकिन यहाँ का आपका मुख्यमंत्री चुप रहता है और कुछ आवाज नहीं उठाता है। BSP ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, ये गलत हो रहा है। लेकिन यूपी में हमने जो दबे कुचले लोग थे, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनको पूरा न्याय दिया, उनके ऊपर जुर्म जाति नहीं होने दी। हालांकि हमने जो फैसले लिए, दूसरी पार्टियां उसकी नकल करने की पूरी कोशिश में लगी रहती है, लेकिन वो जातिवादी मानसिकता होने की वजह से उनकी नीयत साफ नहीं है, इसलिए वो लोग उसका फायदा आप लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से फिर पुरजोर अपील है कि कुछ ही महीनों में असेंबली का चुनाव होगा। आप लोग चुनाव से पहले अपने संगठन को मजबूत करें, पार्टी के जनाधार को बढ़ाएं, खास तौर से वीकर सेक्शन में, माइनॉरिटीज में, और जो अपर कास्ट में से गरीब लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, उनको भी तैयार करें, सब समाज को जोड़े, बहुत बड़ी ताकत बनाएं, जनाधार को बढ़ाएं, और ताकि आप लोगों की अपनी सरकार बने। इसी उम्मीद के साथ अब मैं आप लोगों का और ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों से यही रजा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत। తెలంగాణ భరోసా సభ ద్వారా ఎంతో చరిత్రాత్మకమైనటువంటి ప్రసంగం చేసినటువంటి బహన్ కుమారి మాయావతి గారి మేడం గారి యొక్క ప్రసంగాన్ని
మన రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు దాగిళ్ళ దయానందరావు గారు వారి మేడం గారి యొక్క ప్రసంగాన్ని తెలుగులో